और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं उस खबर के साथ जिस पर देश में सबसे ज्यादा हंगामा और हलचल है। हर आदमी जानना चाहता है क्या एक और राज्य भगवा होने जा रहा है, एक और राज्य में मोदी सरकार की वापसी हो रही है, नीतीश पलटेंगे, लालू का खेला अभी बाकी है। आगे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा वायरल है इस वक्त। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हवा का रुख देखकर फिर पलटी मारने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए मशहूर है। बार बार मैं कह रहा हूं, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब बेकार बदनाम थे कि मौसम वैज्ञानिक है। असल वैज्ञानिक तो नीतीश कुमार है, जो पहले ही बता देते हैं किधर का मौसम क्या होने वाला है और पलटी मार लेते हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊं ये क्यों कहा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने सिर्फ आज की आई, आज की गणतंत्र दिवस के समारोह की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां डिप्टी सीएम और सीएम दोनों पहुंचे। ये आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार खड़े यानी मुख्यमंत्री, बगल वाली कुर्सी तेजस्वी ने खाली छोड़ रखी है और उसके बगल में तेजस्वी देखिए कहां बैठे, एक कुर्सी छोड़कर और बगल में। नीतीश कुमार के बगल में नहीं बैठे, सीएम और डिप्टी सीएम के लिए सोफे लगे थे, खास सोफे, दोनों बैठे नहीं अगल बगल। इस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि अब ये जो दूरी है ये और बढ़ने वाली है और इतनी बढ़ेगी कि अलग हो जाएंगे। अगली तस्वीर आज ही की दूसरी तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। गणतंत्र दिवस समारोह में राजभवन में कार्यक्रम था, तो नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, लेकिन वहां अकेले पहुंचे, तेजस्वी यादव साथ नहीं थे, डिप्टी सीएम पहुंचे ही नहीं, उनकी कुर्सी खाली थी, तेजस्वी यहां नहीं पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार बैठे, अशोक चौधरी वहां बैठे। नीतीश ने गर्दन झुकाकर अशोक चौधरी को इशारा किया, अशोक चौधरी कुर्सी तक गए और उसके बाद पर्ची फाड़ दी जिसमें तेजस्वी का नाम लिखा हुआ था। देखिए पर्ची फाड़ दी और खुद उस कुर्सी पर बैठ गए। देखिए जरा ये तस्वीर, नीतीश अशोक चौधरी से बात कर रही है। देखिए नीतीश ने गर्दन से इशारा किया, ये देखिए इशारा किया कि बगल में आओ। अशोक चौधरी उठे, उस कुर्सी तक गए हैं जो तेजस्वी की थी और ये तेजस्वी की पर्ची लगी है, ये पर्ची फाड़ दी और फाड़ कर उस जगह पर बैठ गए। अब ये तस्वीर सब कुछ साफ कर रही है कि जैसे अशोक चौधरी ने पर्ची फाड़ी, नीतीश कुमार ऐसे ही किनारे लगाने वाले हैं तेजस्वी को। और ये सवाल पूछ लिया गया, ये सवाल नीतीश कुमार से पूछ लिया गया कि तेजस्वी क्यों नहीं आए, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो नहीं आया उसी से पूछिए। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? नीतीश कह रहे हैं जो नहीं आया उन्हीं से पूछिए। तो खबर यह है कि नीतीश कुमार की डील पक्की, 28 तारीख यानी परसों वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि 27 यानी कल ही लालू क्या बड़ा खेला कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। नीतीश एक बार फिर ईश्वर की शपथ लेने वाले हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में नवी बार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा जाहिर करने वाले हैं, लेकिन उनकी ये निष्ठा गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नीतीश आरजेडी को गच्चा देकर एनडीए का दामन थामने वाले हैं। बीजेपी से डील पक्की कर ली है, इल्जाम आरजेडी पर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? दरअसल नीतीश राजनिवास में कार्यक्रम में गए थे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, उनकी कुर्सी खाली रही। इसी पर उनसे सवाल पूछा गया था। तो सवाल ये कि अगर नीतीश एनडीए के साथ डील सील कर चुके हैं तो तेजस्वी वहां आकर क्या करते, लेकिन ये नीतीश हैं, इसलिए लालू भी कह चुके हैं कि इनके पेट में दांत हैं। हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे में सवाल यह है क्या नीतीश फिर से सीएम पद की शपथ ले पाएंगे। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आरजेडी फुल एक्शन में है।
नीतीश को सबक सिखाने के मूड में है। उसे सत्ता में आने के लिए जेडीयू के बगैर केवल 8 सीटों की जरूरत है। ये 8 सीटें जुटाना कतई मुश्किल नहीं। आरजेडी ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दे दिया है। ऐसे में बिहार में कहीं दूसरा खेला ना हो जाए। और आइए अब आपको बताऊं कि नीतीश कुमार की डील क्या हुई है, क्या होने वाला है बिहार में। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो गठबंधन होगा उसमें कोई तो फॉर्मूला होगा कि सरकार कैसे बनेगी, मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या बनोगे। यह है पूरी कहानी दंगल में। बिहार का दंगल आप देख रहे हैं और इस दंगल में तेजस्वी यादव हाथ जोड़े खड़े हैं। और ताऊ कौन बन गया है अब आप देख रहे हैं। अखाड़े में कौन लाठी लेकर खड़ा है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। 48 घंटे में नई सरकार बन जाएगी। नीतीश कभी भी आरजेडी को छोड़ सकते हैं। खबर है कि वो कल इस्तीफा देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 28 तारीख को फिर से शपथ ले सकते हैं और नीतीश ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा बीजेपी के साथ आकर? फॉर्मूले के मुताबिक नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे। खबर है कि इस बार भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाएंगे। रेणु देवी और सुशील मोदी इसमें सबसे आगे हैं। दोनों पहले बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मंत्रियों के फॉर्मूले पर भी सहमति बन गई है। पिछली बार वाला फॉर्मूला ही बना रहेगा। बीजेपी कोटे का विभाग बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री वाली शर्त पर नीतीश अड़े हैं कि मुख्यमंत्री से कम मुझे कुछ मंजूर नहीं। इस अखाड़े का जो राणा है वो तो मैं ही रहूंगा। लेकिन हर हाल में मुख्यमंत्री की शर्त नीतीश ने रख दी है। बीजेपी ने नीतीश की शर्त को ओके भी कर दिया है, खबर यह है। लेकिन खबर है कि लोकसभा चुनाव तक ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव बाद नीतीश गद्दी छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को कुर्सी देनी होगी, यह है डील। नीतीश चाहते हैं कि वो विधानसभा चुनाव तक रहे, यानी 2025 विधानसभा चुनाव तक। अगर बीजेपी तैयार हो जाती है तो ऐसा संभव है। फिर भी विधानसभा चुनाव के बाद विदाई तय है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब लोकसभा वाली शर्त क्या है जिसमें बीजेपी और मोदी की एंट्री होती है? 24 में लोकसभा चुनाव है। नीतीश लोकसभा की 17 सीटें चाहते हैं, 17। बिहार में 40 सीटें, लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में उनका कद घटा दिया है। खबर है कि लोकसभा की 10 से 12 सीटें मिलेंगी नीतीश को। 2019 चुनाव में 17 सीटें मिली थी, 16 जीती थी नीतीश कुमार ने। नीतीश का जेडीयू प्लान क्या है, अब आगे क्या होगा? दरअसल नीतीश काफी दूर की सोचते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ चाहते हैं नीतीश कुमार की लोकसभा और विधानसभा साथ साथ हो जाए 2024 में ही, ताकि साथ साथ चुनाव होगा तो नीतीश को और फायदा होगा। मोदी लहर में बीजेपी को वोट मिलेगा तो वो वोट नीतीश को भी जाएगा। नीतीश की सीटें और बढ़ जाएंगी विधानसभा की। मोदी लहर में उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में सीएम की कुर्सी से हटाना नीतीश को मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के टूट का खतरा भी नहीं रहेगा। इसके लिए विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नीतीश ने रखा, क्योंकि विधानसभा भंग होगी तो फिर चुनाव होंगे और हो सकता है लोकसभा के साथ ही राज्यों के चुनाव हो जाएं। बीजेपी आलाकमान ने इससे साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सियासत में बीजेपी को नुकसान होगा। सीएम नीतीश की कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे नीतीश कुमार। अब सुनिए जरा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, सरकार बनी तो डिप्टी सीएम होंगे सुशील मोदी, वो क्या कह रहे हैं, और आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जब दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा कब बंद होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, तो हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन ये अटकलें
बहुत दिन से लगने लगी थी कि नीतीश फिर पलटी मारने वाले हैं, नीतीश फिर 180 घूमने वाले हैं। यह क्यों कहा गया? क्योंकि नीतीश पिछले दिनों राज्यपाल से मिले और अटकलें तेज हो गई। कहा यह गया कि नीतीश कुमार इसलिए मिलने गए थे क्योंकि वाइस चांसलर की नियुक्ति करानी थी, लेकिन अंदर खाने बात यह भी थी कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं, उससे पहले राज्यपाल से मिल लिए हैं। अब सवाल एक बहुत बुनियादी है कि ताकत किसकी क्या है? नीतीश के पलटी मारने से क्या सरकार उनकी बनी रहेगी या लालू कुछ खेला कर देंगे, तेजस्वी कुछ खेला कर पाएंगे? यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देख रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे बीजेपी के साथ आने पर। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बीजेपी और नीतीश की सीटें देखिए, बीजेपी के पास है 78 विधायक 78, नीतीश के पास है 45 विधायक और जीतन राम मांझी के 4 विधायक। इधर बहुमत में आपको दिखाता हूं, कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटें हैं 243 विधानसभा में, 243 विधायक है 243। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 122 विधायक चाहिए। और ये जो जोड़ है, इसका जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है 127, यानी 122 से ज्यादा है, 122 से 5 ज्यादा है। नीतीश आराम से मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस गठबंधन में। लेकिन आखिर तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी का मुख्यमंत्री बन पाना मुश्किल है, कुर्सी खाली रहेगी। उनका जोड़ अगर आप देख लें, 122 पर बहुमत है, 243 है। उधर देखिए, बहुमत के लिए चाहिए 122, यहां 114 है। आरजेडी 79, कांग्रेस की 19 और लेफ्ट की 16 मिला दीजिए तब भी 114 होती है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए 122। अभी भी तेजस्वी पीछे है, लगभग 8 सीटों की जरूरत है। अब ये 8 सीट कैसे आएंगी? बड़ी बात यह है, इसके लिए लालू यादव की एंट्री हो गई। लालू यादव को 8 विधायक जुटाने हैं, कैसे भी कुछ भी करके। कल का दिन है, 8 विधायक जुटा लिए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? ये आप देख रहे हैं, आरजेडी बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है, राबड़ी के आवास पर बैठक हो रही है, तेजस्वी यादव भी उस बैठक में पहुंचे हैं और विधायकों को बुलाया गया है। कल विधायकों के साथ बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बताऊं, लालू ने कमान संभाल ली। अब तक तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर थे, अब लालू आगे आ गए। पुराने नेता हैं, खाटी नेता हैं, बिहार की सियासत को भी समझते हैं और निजी संबंध भी है उन विधायकों से जो पार्टी के नहीं है। लालू आगे आ गए। शतरंज की बिसात पर अब लालू चाल चलेंगे। देखिए जरा, ये आपके सामने आ गई शतरंज की बिसात, और इस बिसात पर नजर गड़ाए हैं लालू यादव। होगा कैसे ये फॉर्मूला? तेजस्वी को बहुमत के लिए 122 चाहिए, उनके पास 114 है, 8 कम है। तो पहले जरा यहां गणित देखिए, लेफ्ट के 16 है, कांग्रेस के 19 हैं और 79 आरजेडी के, ये मिलाकर हो रहा है 114। अब बाकी के कहां से मिलेंगे? जीतन राम मांझी अगर आ जाए, असदुद्दीन ओवैसी का 1 विधायक और दूसरा 1 और आ जाएगा तो मिलाकर हो जाएंगे 6, चाहिए है 8। 2 जेडीयू के तोड़ सकते हैं 122 के लिए। यह है एक फॉर्मूला। आरजेडी अब आर पार के मूड में आ गई है। दरअसल आरजेडी ने आगे की रणनीति बना ली है, लालू यादव ने खुद कमान संभाल ली है। राबड़ी के घर पर लगातार बैठकें चल रही हैं, लालू यादव खुद इन बैठकों की अगुवाई कर रहे हैं। और लालू ने कल आरजेडी विधायकों की बैठक बुला ली है, दोपहर 1 बजे विधायकों की बैठक होगी। बैठक में सहयोगी दल भी आ सकते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट सहयोगी दल हैं। इन दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि आरजेडी को केवल और केवल 8 सीटें चाहिए। 8 विधायक मिलते ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल जेडीयू के बाहर जाने पर आंकड़ा हो गया 114। ये जोड़ेंगे आप 16, 19 और 79 जोड़ेंगे तो 114 हो रहा है। खबर है आरजेडी की नजर छोटे दलों पर है। कौन है वो छोटे दल? इन दलों को बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं, छोटे दलों को भी बड़े ऑफर दिए गए। इनमें सबसे अहम है जीतन राम मांझी की हम। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास है अभी 4 विधायक। आपको याद है नीतीश पहले एक बार जीतन राम मांझी को सीएम बना चुके, फिर हटा भी चुके। जीतन राम मांझी को खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम का ऑफर दिया पहले कि आ जाओ डिप्टी सीएम बना देंगे, वो माने नहीं। उसके बाद खबर यह है कि कहा आ जाओ मुख्यमंत्री बना देंगे तुम्हें। नीतीश फिर सीएम न बने, इसलिए आरजेडी ने ताकत लगा दी है। इसके अलावा 1 विधायक ओवैसी का भी है वहां। एमआईएम का विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, 1 निर्दलीय विधायक भी है। इन सबको जोड़ना है लालू का प्लान।
जो अब भी बिहार सरकार में मंत्री, वो जो एक अन्य विधायक है, उन्हें आरजेडी ने मंत्री पद का ऑफर दे दिया है। इनके अलावा 2 विधायक आरजेडी को और चाहिए। इसके लिए जेडीयू विधायकों पर लालू की नजर है। जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक यादव समाज से हैं। जो जेडीयू के विधायक हैं लेकिन यादव हैं। लल्लन सिंह की अगुवाई में पार्टी तोड़ने वाले थे लालू। इससे पहले खबर यह आई, ऐसे 12 विधायकों की एक बैठक भी हुई थी। नीतीश को भनक लग गई, लल्लन सिंह निपटा दिए गए। जेडीयू के इन्हीं विधायकों पर अब आरजेडी की नजर है। इन विधायकों को दल बदल कानून का भी डर नहीं है। विधानसभा स्पीकर दल बदल पर फैसला करता है। अभी विधानसभा का स्पीकर आरजेडी का ही है। स्पीकर मामले को लंबा लटका सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया था। वैसे भी बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में दल बदल कानून से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यह है लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला। और यह सच है जो रिपब्लिक भारत और ये मैं शो में आपको बता रहा हूं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया गया आरजेडी की तरफ से। वो खुद स्वीकार रहे हैं। सुनिए जरा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को, उन्हें ऑफर मिला, जीतन राम मांझी को, दोनों को सुनिए। इंडिया के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो जहां हैं, जो बिहार के हित में जो भी वो सोच रहे हैं अच्छा होगा, उसका हम स्वागत करेंगे। और उनके नेतृत्व में जो भी लोग आएंगे हम उनका भी स्वागत। अब हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर वो गलत जगह पर थे, महागठबंधन में थे। बिहार के लिए भी नुकसान हो रहा था। आए दिन देखिए किस तरह की घटनाएं हो रही थी। यहाँ आने से एक सही जगह आ रहे हैं। उस समय हम लोग विरोध किए थे कि आप महागठबंधन नहीं बनाइए, एनडीए के साथ रहिए। आज नीतीश जी को हम लोग ने जो बोला वो सही हो गया। और वो जब बात सही हो गई तो हम लोग स्वागत ही करेंगे। नीतीश कुमार खराब थोड़े हैं, गलत जगह जा करके उनसे गलत डिसीजन लिया जा रहा है। पोस्ट ऑफर दिया जा रहा है आपको? नहीं, हम तो आपके लड़के को, हम तो कह रहे हैं हमारे लड़के को चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया जा रहा है। राज्यसभा अगर बाली जी भेजेगी तो जाएंगे, क्योंकि इधर तो बहुत कुछ है बीजेपी में आपके लिए कहा जा रहा है। देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आज आपको लगा ना कि आपको क्या लगा, गठबंधन टूट गया क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री नहीं आए? हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक बहुत दिलचस्प चीज हो रही है। बीजेपी के वो नेता जो रोज नीतीश पर हमला करते थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल स्थिति, बहुत असहज है। अब वो बेचारे क्या बोले, देखिए जरा। बीजेपी के वो जो बिहार बीजेपी के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। सुशील मोदी साहब ने कहा जरूरत पड़ने पर दरवाजा खुल जाएगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। नहीं पता कि दरवाजा खुलने का समय आ गया है या नहीं। राजनीति में कभी दरवाजा बंद नहीं होता है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं आज ही हो जाएगा काजी, खेला और का, हमें तो सीएम का ऑफर दिया जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, केंद्रीय नेतृत्व सभी मुद्दों पर फैसला लेगा। जेडीयू के नेता नीरज कुमार कह रहे हैं नीतीश के मन में कोई भ्रम नहीं है, नीतीश हमेशा फ्रंट की राजनीति करते हैं। गिरिराज सिंह सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं नीतीश कुमार पे। उन्होंने कहा मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता का काम पार्टी का निर्णय मानना होता है, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा उसके साथ है। चिराग पासवान ने कहा बिहार की राजनीति में कुछ चल रहा है, आगे क्या होगा यह स्थिति और समय पर निर्भर है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के नेता कह रहे हैं परिवर्तन निश्चित है, यह अभी थोड़े समय की बात है, एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, बड़ी दिलचस्प स्थिति बिहार में बन रही है। सुनिए जरा जेडीयू बीजेपी आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं। लगातार हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भी किए। लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां जो है 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने देने का काम। वो मीठा कर रहे हैं बीजेपी के साथ आप लोग? जलेबी खाइए, आज गणतंत्र दिवस है। वो मीठा होगा बीजेपी के साथ? जलेबी खाइए, कह तो रहे गणतंत्र दिवस। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं, आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मेरी नहीं, बिहार की जनता की अपेक्षा है कि इस बात को सुनिश्चित पहले कर लिया जाए कि फिर से नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद
महागठबंधन के साथ न चले जाएं। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नजर है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है, सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। प्रयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं, पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। नीतीश कुमार की एक दिलचस्प बात है, असल जादूगर नीतीश कुमार है, असल मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार है। क्यों कह रहा हूं ये कि नीतीश किसी के साथ भी चले जाएं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, नीतीश मोदी के साथ आए हो, बीजेपी के साथ आए हो, मुख्यमंत्री बन गए, पलटी मार दी। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, नीतीश लालू के साथ आए हो, फिर मुख्यमंत्री बन गए, पलटी मार दी। तो नीतीश पलटी के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए सियासत में उन्हें पलटू राम कहा जाता है। देखिए जरा, नीतीश हमें लगता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे कुछ दिन में कि कितनी पलटी उन्होंने आज तक मारी है। 1994 में लालू से अलग होकर पार्टी बनाई, 1994 में, 1996 2003 में एनडीए से हाथ मिला लिया, लंबे समय तक एनडीए के ही साथ रहे, फिर 2014 आया, मोदी का विरोध किया और एनडीए का साथ छोड़ दिया, आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। 2015 आया, आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ा, बिहार में गठबंधन की सरकार बनाई, 17 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। फिर 2022 आया, एनडीए छोड़ दिया, आरजेडी के साथ सरकार बना ली, और फिर 24 आया। अब छठवीं बार पलटने के संकेत हैं। लालू यादव पर हमले कर रहे हैं, अंदर खाने बीजेपी से बात चल रही है, संकेत हैं कि कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। तो सियासत में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन, और नीतीश कुमार उसके सबसे बेहतरीन उदाहरण भी हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राशिद अल्वी और अखिलेश यादव। ये लोग तो इसलिए परेशान हैं, न कुछ कहते बन रहा है न निगलते बन रहा है। इन्हें तो लग रहा था इंडिया अलायंस बनाकर मोदी को हराएंगे, लेकिन इंडिया अलायंस तो बोरिया बिस्तर पैक हो गया। सुनिए, बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है उसे क्लैरिफाई नीतीश जी को करना ही चाहिए। तरह तरह के बयानात आ रहे हैं, तरह तरह के शक और शुभात आ रहे हैं, इससे इंडिया कमज़ोर होता है, इंडिया अलायंस कमज़ोर होता है। नीतीश जी तो सबसे पहले आगे बढ़े थे इंडिया को बनाने के लिए, आज उन्हीं को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिचुएशन को साफ करें, क्लैरिफाई करें। भैया, एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है, हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अब इंडिया अलायंस की दुकान बंद हो गई है, लेकिन बीजेपी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ नीतीश के साथ आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है 2024 लोकसभा चुनाव, पूरी बीजेपी ने ताकत लगाई है 2024 चुनाव की। तो जो कुछ भी बीजेपी करेगी वो 24 के चुनाव को जहन में रख के करेगी। नीतीश के साथ आना है तो कितने दिन के लिए, कब तक के लिए, नीतीश से फायदा क्या होगा और नीतीश से नुकसान क्या होगा। बीजेपी इस बार कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अमित शाह ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा। उस इंटरव्यू के बाद अटकलें तेज हुई। अमित शाह ने कहा था, उनसे पूछा गया था नीतीश के साथ आएंगे, आज मिलेंगे, गठबंधन करेंगे, सरकार बनाएंगे, तो अमित शाह ने जवाब दिया था प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। इस बयान के बाद हलचल और तेज हो गई। दिल्ली में 3 घंटे तक मोदी ने नीतीश पर बैठक की। इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल थे। दावा है कि सरकार गठन पर सहमति बन चुकी है, और लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है, किसी हड़बड़ी में नहीं है। सारी चीजें साफ होने पर ही बीजेपी आगे बढ़ेगी। बीजेपी के नेता भी बेहद सधा हुआ बयान दे रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी नीतीश के सामने सरेंडर करने वाली नहीं है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भी नीतीश को 10 से 12 सीटें ही मिलेंगी। विधानसभा सीटों के आधार पर इसका फैसला होगा। 2019 में
जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार ने। दरअसल गठबंधन के लिए नीतीश ज्यादा बेचैन है इस वक्त। ऐसे में बीजेपी गठबंधन को लेकर बेहद सतर्क है। अगले 15-20 साल को ध्यान में रखकर ही बीजेपी कोई फैसला लेगी। नीतीश लालू के गठबंधन के बाद बीजेपी का प्लान तैयार था। कुशवाहा और मांझी से लेकर चिराग पासवान तक एनडीए का हिस्सा है। सभी दलों के साथ सीटों का समझौता भी करीब करीब हो चुका था। नीतीश के ओबीसी कार्ड का काउंटर भी बीजेपी ने तैयार कर लिया था। कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने का ऐलान भी इस रणनीति का हिस्सा था। इस बार नीतीश अपनी मजबूरी से पाला बदलने वाले। नीतीश के पास विधायकों की संख्या भी इस बार कम है। गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की हैसियत से रहेगी। बीजेपी इस बार नीतीश की सारी शर्त नहीं मानने जा रही है, यह साफ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। उनके इशारों से आप बहुत कुछ भाप पाएंगे वो क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है बिहार में। सुनिए जरा। देखिए, बदलाव तो लगता है निश्चित ही है और बहुत थोड़ी समय की बात है, ज़्यादा समय भी नहीं है। उचित समय पर निर्णय लेना था। अब हमको लगता है बहुत एडवांस स्टेज आ गया है। अब तो भाजपा ने भी तय कर लिया है। 1-2 दिन इंतजार करिए। मैं बार बार कहा हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में शासन चल रहा था और नीतीश कुमार लगातार परेशानी में हैं, तो पसंद नहीं करते हैं, उसी के पोषक बने हुए हैं। दोनों अपने आप में विरोधाभास है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने जिस परिस्थिति में है वो उससे संतुष्ट नहीं है। ये सब आधारहीन बातें हैं। नीतीश जी कहने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, ये मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अब इस तरह की बातों को लेकर हम क्या बात करें जिसका कोई आधार नहीं है। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन की कोई अस्थिरता की बात नहीं, ये आप लोगों का क्रिएशन है। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, हम बिहार की जनता को जो वादा किए हैं उस वादा को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दी भद्दियाँ गालियाँ दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे उनके साथ बुलंदी से सारे विधायक और बिहार की जनता उनके साथ है। अब एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे, बनना चाहते भी हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा पूरे बिहार में नीतीश का जो वोट परसेंट है वो लगभग 7% के आसपास है। जो नीतीश को वोट देने वाला है, जो जाति वोट देती है, उस 7% वोट पर नीतीश हर बार सीएम बनते हैं। ये कैसे कर लेते हैं नीतीश कुमार? इससे ज्यादा वोट परसेंट आरजेडी के पास है, इससे कहीं ज्यादा बीजेपी के पास है, लेकिन कुर्सी एक ही आदमी के पास रहती है। ऐसा कैसे होता है? 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 5 बार अलग अलग गठबंधन से मुख्यमंत्री बने। एनडीए के साथ जाने पर भी नीतीश सीएम, आरजेडी के साथ जाने पर गठबंधन पर नीतीश ही सीएम। 2020 चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही बने। तीसरे नंबर की पार्टी थी, पलटी मारकर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, पहले नंबर की पार्टी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तो नीतीश बने। नीतीश ने अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक को टारगेट किया, इसी की मदद से बिहार की सत्ता में आए, लगातार बिहार की सत्ता पर राज कर रहे हैं। कुछ समय के लिए मांझी को मुख्यमंत्री बनवाया, फिर मांझी को सीएम पद से हटाकर फिर मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी हो या आरजेडी हो, मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी बनता है, वो है नीतीश कुमार। कैसे कर लेते हैं? बिना नीतीश के बिहार में सरकार नहीं बन पा रही है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में कुर्मी जाति की आबादी 2.87% है बस, जबकि कुशवाहा की आबादी 4.2%। दोनों ही नीतीश के कोर वोटर माने जाते हैं, मतलब करीब 7% वोट नीतीश का कोर वोटर है। नीतीश ने यादव की आबादी के मुकाबले अलग वोट बैंक बनाया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छोटी छोटी जातियों को जोड़ लिया है। नीतीश इसे एक बड़ा वोट बैंक बनाने में सफल हुए। बिहार में ओबीसी ईबीसी वोट बैंक 63% के करीब है, जिसमें ओबीसी 27 और ईबीसी 36% है। इसी दम पर नीतीश जिसके साथ रहते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दोनों ही गठबंधन के लिए नीतीश बेहद अहम हो जाते हैं। सुनिए जरा
राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं, जो नीतीश की सियासत को नजदीक से जानते और भांपते हैं, उनसे पूछिए कि आखिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, बड़े दल आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी नीतीश के आगे घुटनों पर आते हैं और सीएम बनाते हैं, क्यों नहीं नीतीश का तोड़ खोज पाए अब तक? सुनिए। नीतीश कुमार पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। तो नीतीश बाबू बिहार के ऐसे, या मैं तो कहता हूं कि समकालीन राजनीति के ऐसे राजनेता हैं जो अपने दांव इस प्रकार से चलते हैं कि हमेशा खुद का फायदा होता है। लेकिन इस बार मुझे मामला थोड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पेंच जरूर फंसा हुआ है। क्या विधानसभा भंग हो सकते हैं? कई सारे विकल्प हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो फिर नीतीश बाबू को दिक्कत होगी। क्या वो केंद्र में आना स्वीकार करेंगे? जहां तक मैं उनकी राजनीति को इतने लंबे समय से देख रहा हूं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कहीं जाएंगे। आज तक भारत के किसी नेता ने ऐसा कीर्तिमान नहीं बनाया कि जिस गठबंधन में है उसका साथ छोड़ दिया तब भी मुख्यमंत्री, जिस गठबंधन का पार्टी का विरोध किया फिर उसके साथ आ गए तब भी मुख्यमंत्री, जब सीटें कम आई तब भी मुख्यमंत्री। तो ये उनका एक रहस्य है नीतीश कुमार का, कि उन्होंने बिहार की राजनीति को ऐसा बना दिया है कि यहाँ कोई न अस्थाई विपक्ष होगा ही नहीं। अगर भाजपा उसके और दूसरे साथी होंगे, अगर कुछ दिन विपक्ष हैं तो फिर वो सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, और अगर आरजेडी है दूसरे साथी अगर विपक्ष में है तो फिर वो सत्ता पक्ष में आ सकते हैं। नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति में अपने को ऐसा अपरिहार्य बना लिया है कि बिहार की राजनीति लगता है कि उनके बगैर, खासकर सत्ता की राजनीति, संभव ही नहीं है। तो बिहार की सियासत बहुत दिलचस्प रुख ले चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, देश के गणतंत्र को दुनिया का सलाम। पूरी दुनिया भारत को, हिंदुस्तान को मुबारकबाद, बधाई दे रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो। आइए तस्वीर में आपको दिखाऊंगा गणतंत्र की पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास पगड़ी में, खास साफे में आज नजर आए। ये पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे कर्तव्य पथ पर, ये वो तस्वीर आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे, युद्ध स्मारक गए, फिर उसके बाद कर्तव्य पथ पर पहुंचे। बीच में एक बच्ची दिखी, उससे खेलने लगे पीएम मोदी। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। इस बार की झांकी में एक झांकी खास थी और वो थी श्री राम की झांकी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप देख रहे हैं गणतंत्र में श्री राम की झांकी भी शामिल की गई थी। यहाँ कुंभ की छटा देखकर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने। और दूसरी तरफ अयोध्या की तस्वीर देखिए जरा। ये अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्री राम भी आज तिरंगे के रंग में थे। फुल स्क्रीन लीजिए। और जो माला आप देख रहे हैं खास तौर पे, वो भी तिरंगे की रंग की माला आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। और आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री की खास पगड़ी आज चर्चा में थी। मोदी का जो साफा था उस पर सबकी नजर थी, बहुत खास था। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी। 26 जनवरी पर पीएम की पगड़ी, पोशाक की बड़ी चर्चा होती है। इस बार पीएम मोदी ने रंग बिरंगी खास बंधनी पगड़ी पहनी। बंधनी प्रिंट की पगड़ी राजस्थान और गुजरात में बहुत लोकप्रिय है। मोदी की पगड़ी में वैसे तो लाल, पीला, गुलाबी और नीला रंग भी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल हुआ, इसलिए पगड़ी को भगवान राम से जोड़कर देखा जा रहा है। राम जी की पोशाक भी आज उसी रंग की थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला ने पीले वस्त्र पहने थे, आपको याद होगा। मतलब दुनिया ने रामलला की पहली झलक पीतांबर में देखी और पीतांबर का वही रंग पीएम मोदी की पगड़ी में दिखा है। पगड़ी के साथ मोदी ने सफेद कुर्ता पैजामा और भूरी सदरी पहनी थी। यह देखिए 2023 की पगड़ी प्रधानमंत्री मोदी की। राजस्थान की बंदेज पगड़ी में नजर आए थे वो 23 में, पीले रंग और केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी तब। यह 2022 की उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी में दिखे थे 26 जनवरी को। इस टोपी पर एक स्ट्रिप भी थी जिसके ऊपर ब्रह्म कमल लगा हुआ था। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत साहब भी ऐसी टोपी पहनते थे। 2021 में लाल रंग की पगड़ी पहनी थी उन्होंने, इस पर पीले रंग की बूटियों का डिजाइन था। 2020 में लाल बिंदिया वाली नारंगी रंग की पगड़ी थी।
2019 में सुनहरी धारियों वाली लाल रंग की पगड़ी थी और 2018 में मोदी रंगीन पगड़ी में नजर आए थे जिसमें लाल और पीला रंग ज्यादा था। 2017 में गुलाबी रंग की में सफेद बॉर्डर वाली पगड़ी थी। 2016 में देखिए पीले रंग की पगड़ी पहनी थी उन्होंने। 15 में रंगीन राजस्थानी पगड़ी थी। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 जनवरी की तस्वीरें। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर दुनिया में आज गणतंत्र दिवस की तस्वीरें देखी जा रही थी। जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं किस तरह देश में लाल चौक पर तिरंगा नजर आ रहा है आपको। लाल चौक पर अब तिरंगा फहराना भी एक परंपरा हो गई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, वाघा अटारी बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां आज अलग ही जोश था। वहां जो आज पहुंचते हैं लोग, उनका जोश देखते ही बनता है, उनकी खुशी अलग ही नजर आती है और हमारे जवानों का तेवर भी अलग नजर आते हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, लंदन हाई कमीशन पर भी तिरंगा फहराया गया। ये लंदन हाई कमीशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा रशियन एम्बेसी की। ये आप देख रहे हैं, सुनिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। रशियन एम्बेसी पर डांस हो रहा है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया के नेता भारत के गणतंत्र पर भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत के लिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इमैनुअल मैक्रो ने कहा भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। भारत के साथ होना खुशी और गर्व की बात है। अमेरिका कह रहा है, वहां के विदेश मंत्री ने कहा, एंटनी ब्लिंकन ने गणतंत्र दिवस पर अमेरिका की ओर से भारतीयों को बधाई। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए स्थायी ढांचा और वैश्विक नेतृत्व का आधार प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले कभी इतना करीब नहीं रहे। हमारे साझा राष्ट्रीय दिवस भी इसके लिए मौका बने हैं। हम पूरी गर्मजोशी से अपनी दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व से भारत में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। भारत अपनी विदेश नीति को लेकर स्पष्ट है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। रूस एक मजबूत साझेदार के रूप में भारत पर भरोसा करता है। अब ये देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जो पिछले दिनों टेढ़े टेढ़े चल रहे थे, भारत सरकार और वहां के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत और मालदीव के बीच सदियों से दोस्ती चली आ रही है और आने वाले समय में ये और मजबूत होगी। अब आपको बताऊं कि आखिर ये तस्वीरें आपने देख ली, क्यों खास था ये गणतंत्र, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं, ये खास बग्गी जो आप देख रहे हैं, आज 40 साल बाद बग्गी का इस्तेमाल हुआ है। राष्ट्रपति बग्गी पे आई, उनके साथ आप देख रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, खास महिलाओं ने शंख और नगाड़े बजाए हैं। ये तस्वीर 100 महिलाओं ने शंख नगाड़े बजाए। अब मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति की बग्गी 40 साल बाद निकली है। इस बग्गी के बारे में आपको बताऊं और इसकी खासियत देखिए जरा। ये राष्ट्रपति की बग्गी आपको दिख रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ऐतिहासिक बग्गी में बैठकर कर्तव्य पथ पहुंची थी। 40 साल बाद गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति बग्गी में सवार हुए और राष्ट्रपति भवन से परेड स्थल कर्तव्य पथ पर पहुंचे। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी आपको दिख रहे हैं, वो भी बग्गी में सवार थे। मैक्रो शानदार बग्गी और उनकी शान को देखकर हैरान थे। दरअसल 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी को ही बग्गी कहते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा ऐसी बग्गियों में चलते थे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसी बग्गियों के बारे में काफी सुना था, लेकिन शाही बग्गी में सवार होने का शायद मौका पहली बार मिला उन्हें। सोने की परत चढ़ी इस बग्गी की कहानी बहुत खास है। आपको बताऊं, ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय इस बग्गी से चला करते थे। मतलब भारत में बग्गी की परंपरा 250 साल पुरानी है। 1947 में आजादी के वक्त बग्गी को लेकर विवाद हो गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने कहा बग्गी हमारी है। तब इस शाही बग्गी का फैसला टॉस के जरिए हुआ। टॉस भारत ने जीता, तब से बग्गी भारत की हो गई। देश के पहले गणतंत्र दिवस पर भी इस बग्गी का इस्तेमाल हुआ। तब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बग्गी में बैठे थे। 1984 तक गणतंत्र दिवस पर बग्गी की परंपरा चली और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह परंपरा बंद कर दी गई। उसकी जगह हाई सिक्योरिटी वाली कार इस्तेमाल होने लगी। प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद साहब बीटिंग रिट्रीट पर इससे चले और लेकिन गणतंत्र दिवस पर इसका इस्तेमाल 40 साल बाद हुआ है। आइए एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्रेसिडेंट के अगल बगल आपको जो घोड़े पर सवार अंगरक्षक नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें देख रहे हैं आप।
ये आप प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी खास होते हैं बहुत। ये जो अंगरक्षक आप देख रहे हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा, इनका खास चयन होता है, खास तरीके से ये चुने जाते हैं। ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स कहलाते हैं, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, इनके घोड़े देखिए, इनके जो अंगरक्षक हैं उनको देखिए, इसका खास पैमाना है, इनका चयन अलग तरह से होता है। और ये जो अंगरक्षक हैं, ये दशकों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। भारत के राष्ट्रपति को बेहद कड़ी और खास सुरक्षा मिलती है और ये जिम्मा संभालते हैं राष्ट्रपति के ये अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड। ये बॉडीगार्ड सेना की घुड़सवार रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं और लंबी कद काठी के इन अंगरक्षकों को फिटनेस समेत कई मानकों पर खरा उतरना होता है। इन्हें घुड़सवारी में महारत हासिल होनी चाहिए, पहली चीज। पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। इतने पर भी अगर लंबाई 6 फीट नहीं है तो राष्ट्रपति की सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए इन घुड़सवार अंगरक्षकों को एलीट यूनिट भी कहा जाता है। घुड़सवार रेजिमेंट राष्ट्रपति भवन में ही रहती है। जाट, सिख और राजपूत रेजिमेंट को प्राथमिकता मिलती है इसमें, क्योंकि इन रेजिमेंट के जवान का कद काठी बहुत ज्यादा होता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 4 अफसर समेत 200 जवान होते हैं। यह घुड़सवार यूनिट सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और यह 250 साल यानी अंग्रेजों के जमाने से काम कर रही। पहली बॉडीगार्ड यूनिट 1773 में बनी थी, तब इनका नाम गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड था। आजादी के बाद नाम राष्ट्रपति के अंगरक्षक हो गया और सेना की तरह ये जवान भी खास ट्रेनिंग लेने लगे। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि आखिर जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जो कि खुद राष्ट्रपति भवन से आए थे बग्गी पर। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं। और एक और खासियत थी, जब मुख्य अतिथि जिस देश का होता है, अगर फ्रांस का मुख्य अतिथि है तो फ्रांस की एक, आप देख रहे हैं फ्रांस का बैंड, आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, ये फ्रांस का बैंड है। फ्रांसीसी आर्मी का म्यूजिक बैंड भी परेड में शामिल था। Last July, Indian troops and aircraft paraded in, and they are now participating here. The French troops. अगली तस्वीर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये फ्रांस के जो विमान थे वो भी परेड का हिस्सा थे। खासियत क्या थी? लोगों की नजर को जो सबसे ज्यादा खींच रहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चीफ गेस्ट थे। मैक्रो पहले कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले। दोनों ने साथ में बैठकर भारतीय सेना के शौर्य की वानगी देखी। गणतंत्र दिवस पर परेड में फ्रांस का दस्ता भी शामिल हुआ। फ्रांस के 95 जवानों ने कर्तव्य पथ पर मार्च में भाग लिया और फ्रांस के 30 सदस्यों वाले आर्मी बैंड ने भी खास प्रस्तुति दी। और इसी वक्त फ्रांस के 2 रफाल विमान आसमान में गरज उठे। इससे पहले 2016 में फ्रांसीसी सेना भारत की परेड में शामिल हुई थी, जब मोदी ने न्योते पर पहली बार कोई विदेशी सेना आई थी। तब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि थे। इस तरह फ्रांस की सेना को दूसरी बार गणतंत्र दिवस पर यह मौका मिला है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश सचिव विनय क्वात्रा। This is the 6th time that a French leader has come for India's Republic Day, maximum for any country. Also, this is President Macron's 3rd visit to India after his first state visit in his previous tenure in March 2018 and second for the G20 Leaders Summit in September last year. A clear reflection of the importance attached by. अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक खास चीज। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब पहला गणतंत्र दिवस हुआ था। पहला गणतंत्र दिवस 1950 में। तब ये जो गणतंत्र दिवस अभी आप देखते हैं कर्तव्य पथ पर, यह गणतंत्र दिवस ऐसा नहीं हुआ करता था। 1950 के गणतंत्र दिवस के बारे में आपको बताऊं और कैसे गणतंत्र दिवस के मायने क्या हैं। पहले 26 जनवरी को गणतंत्र नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण राज्य की मांग की गई थी 1930 को, इसलिए 26 जनवरी की तारीख बहुत अहम थी। तो हुआ यह कि 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने जब संविधान अपनाया तो तारीख थी 26 नवंबर 1949। नवंबर में संविधान अपनाया,
लेकिन 2 महीने बाद लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना था। याद रखिएगा, वक्त था 10:18 और 10:24 पर पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब शपथ ली थी। 26 जनवरी 1950 की जो परेड आप देखते हैं, पहली परेड जो हुई थी वो शाम को हुई थी, अभी सुबह होती है। राजपथ पर वो परेड नहीं हुई थी, दिल्ली के इरविन एम्फी थिएटर में परेड हुई। पहली बार बग्घी में बैठकर गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति पहुंचे थे। 26 जनवरी 1955 पहली बार राजपथ पर जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई, जिसे अब कर्तव्य पथ कहते हैं, उस वक्त हुई थी कई साल बाद। 26 जनवरी 1956 पहली बार हाथी घोड़े परेड में शामिल हुए थे। यह था खास। अब आपको बताऊं कि देश का जो संविधान है उसकी एक प्रति आपको दिखाऊंगा कि गणतंत्र दिवस मनाया इसलिए जाता है क्योंकि संविधान लागू हुआ। यह संविधान है। अगली तस्वीर दिखाऊं, संविधान की एक प्रति मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, संविधान में ऊपर भगवान राम की भी तस्वीर है और सीता जी की भी तस्वीर है, लक्ष्मण जी की भी, और ये पुष्पक विमान पर है। आपको मैं बताऊं इसकी खासियत क्या है। संविधान की वो बातें जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, उनमें क्या शुमार है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा है। भारत का संविधान हाथ से लिखा गया दस्तावेज है। संविधान की 2 कॉपी हाथ से लिखी गई। इसे हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। अंग्रेजी कॉपी में 1,17,369 शब्द हैं। इसे लिखने में 254 कलम की निब का इस्तेमाल हुआ। संविधान की जो असली कॉपी है वो संसद भवन की लाइब्रेरी में है। इस कॉपी को हीलियम के बॉक्स में रखा गया है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अंतिम रूप देने से पहले संविधान पर चर्चा और बहस हुई, तब इसमें 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए। इस पर संविधान सभा में 284 सदस्यों के साइन हैं। इन सदस्यों में 15 महिला सदस्य हैं। 10 देशों के संविधान की अच्छी बातों को लिया गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हमारा है। आज की एक और बड़ी खबर है, उसकी तरफ रुख करते हैं। ज्ञानव्यापी सर्वे में सबूत मिल गया है। एएसआई का सर्वे का सबूत कह रहा है कि ये मंदिर के सबूत हैं। ये ज्ञानव्यापी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको जल्दी से बताऊं सबूत के तौर पर क्या क्या मिला है, वो देखिए जरा। जो चीजें एएसआई ने दर्ज की हैं वो क्या क्या चीजें हैं। 4060 फ्लोर ग्राफिक्स है, वो क्या क्या चीजें दर्ज की गई हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, विष्णु जी की मूर्ति मिलने का दावा एएसआई के रिपोर्ट में है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, विष्णु जी की आकृति बालू के पत्थर की बनी हुई है। ये तस्वीर में 4 हाथ दिखाई पड़ रहे हैं, एक गदा, चक्र और शंख धारण किए। मूर्ति अच्छी स्थिति में है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंदर मिली। दूसरा है गणेश जी की मूर्ति। ये मूर्ति टेराकोटा की बनी हुई है। गणेश जी पद्मासन की मुद्रा में इसमें बैठे दिख रहे हैं। अगली है शिवलिंग की आकृति। शिवलिंग की आकृति बालू के पत्थर की बनी है। पत्थर पर ही सांप को उकेरा गया है। एक हाथ की आकृति मिली है। हाथ की आकृति जो कोहनी से मुड़ा हुआ है। हथेली में ऐसे मुड़ी है जैसे कुछ पकड़ा हुआ। ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई सर्वे सामने आ चुका है। रिपोर्ट में दावा है कि मंदिर पर खड़ी की गई है मस्जिद। सर्वे में कुल 34 साक्ष्यों का जिक्र है। ज्ञानव्यापी में एक बड़ा मंदिर मौजूद था। 17वीं शताब्दी में ज्ञानव्यापी को तोड़ा गया, यह दावा है एएसआई की रिपोर्ट में। औरंगजेब के शासन में मंदिर के हिस्से में बदलाव हुआ। मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। 839 पेज की रिपोर्ट में कई प्रमुख जगहों का जिक्र है। जो पश्चिमी दीवार है, हिंदू मंदिर का हिस्सा है। 5000 साल पहले नागर शैली में बनी दीवार के नीचे 1000 पुराने अवशेष मिले हैं। परिसर में एक शिलालेख का टूटा हिस्सा मिला है जिसका मूल पत्थर एएसआई म्यूजियम में है। यह शिलालेख 1966 का है। इस पर महामुक्ति मंडप लिखा है। सर्वे में दावा है कि खंबे 17वीं सदी से पहले के हैं। खंबे मंदिर का हिस्सा लग रहे हैं। खंबों पर हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विष्णु शंकर जैन और मंदिर पक्ष के वकील इखलाक अहमद।
ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये कोई मस्जिद नहीं है, ये एक मस्जिद है और ये पूरा हिंदू मंदिर का परिसर है। यही बात एएसआई ने भी कल कही अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ पे एक लार्ज हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। एएसआई ने भी बताया है कि यहाँ पे पिलर्स हैं, खंबे हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, वेस्टर्न वॉल है जो हिंदू मंदिर की है, साथ ही साथ 350 से ऊपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, शिवलिंग मिला है, गदा मिला है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं जिसकी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, 200 से ऊपर फोटोग्राफ्स दाखिल किए हैं एएसआई ने। तो ये सारी चीजें एएसआई ने की है और बहुत ही साइंटिफिक माध्यम से काम किया गया। नॉर्दर्न गेट जिसको हम लोग कहते थे, उस बिल्डिंग पे भी नमाज पढ़ने के लिए, और एक धोबी हाउस हमारा था उसके ऊपर नमाज पढ़ने के लिए भी हमको इजाजत दिया था। ये डिक्लेयर कर दिया गया कि मस्जिद मुसलमानों की। अब उसके बाद भी मुकदमा दाखिल हो रहा और इस जजमेंट को लोअर कोर्ट या कोई भी वादीगण मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट जो अब देखिए जरा हिंदू और मुस्लिम पक्ष क्या क्या दावे कर रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद। हिंदू पक्ष का क्या कहना है, ज्ञानव्यापी में पहले हिंदू मंदिर था। मस्जिद पक्ष कह रहा है हिंदू पक्ष का दावा सही नहीं। मंदिर पक्ष का कहना है मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद पक्ष कह रहा है मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मंदिर पक्ष कह रहा है 300 देवी देवताओं के चिन्ह मिले। मस्जिद पक्ष का कहना है मलबे में मिली मूर्तियां प्रमाणिक नहीं है। मंदिर पक्ष का दावा है मंदिर के खंभों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हुआ। मस्जिद पक्ष का कहना है दावा पूरी तरह गलत है, इसके कोई सबूत नहीं। मंदिर पक्ष कह रहा है मंदिर के सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। मस्जिद पक्ष का कहना है सर्वे में इसका कोई जिक्र नहीं है। मंदिर पक्ष का कहना है टूटे पत्थर पर मस्जिद बनाने की तारीख मिली। मस्जिद पक्ष कह रहा है अकबर के वक्त भी मस्जिद मौजूद थी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ज्ञानवापी काशी में सारे वो सबूत हैं, दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर मैं अपील करता हूं मुसलमानों से कि आप जिद न करो, अब जिद न करो, अब दे दो जिससे आपसी मतभेद न रहे, आपसी प्रेम रहे। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। पूरा देश देख रहा है कि एक षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिद को कोई लोग लेना चाहते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जो आज भी मौजूदा है, उस इम्प्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। ये मामला ऑलरेडी कंसर्न कोर्ट्स के सामने है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी फैसला आएगा वो हकीकत की बुनियाद पर ही दिया जाएगा। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।